हेलो 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 यार इसको ना क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हेलो 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 ये डेली का पंगा हो गया नहीं कर 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 रहा है माइक इस वाले स्टूडियो में से क्लास हटवा के दूसरे स्टूडियो में लगवाऊंगा कल। हाँ जी हेलो हाँ भाई केबल चेंज कर दो एक मिनट होल्ड करना बेटा होल्ड करना होल्ड करना हेलो 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 हाँ जी अभी आवाज आ रही है एकदम प्रॉब्लम एकदम आवाज आ रही है बेटा क्लियर हेलो एकदम बढ़िया आवाज अब एकदम चकाचक एकदम झकाचक ले लिया भाई 200 रुपए का नया ले लिया खुश ओके 200 रुपए का ले लो कितने का आता है कंप्यूटर जी 6000 का 6000 का केबल आता है ये 200 रुपए का ले लो फिर भी खराब हो जाता है हाँ जी अब आगे बढ़ते हैं ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है भाई बहुत बहुत स्वागत है ओके हाँ जी आ जाइए आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू हेलो गुलफाम हेलो शिब्बू हेलो हेलो एकदम बढ़िया से आवाज आ रही है एकदम 50 रुपए का 50 रुपए का 50 के कितने जो लगता है याद है 50 रुपए में हाँ जी माइक कितने का आता है बेटा महंगा आता है यार बहुत महंगा आता है ठीक है खुद से तो कौन खरीदता है ठीक है अगर ये बात करो ना माइक का पूरा सेटअप वगैरह ये 25,000 का पड़ जाता है ठीक है ये माइक और रिसीवर 25,000 के लगभग पड़ जाता है इसमें केबल बहुत महंगी इनकी हाँ जी ठीक है गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत से अच्छे तरीके से स्वागत है बेटा सोनू कुमार हैप्पी बर्थडे बेटा हैप्पी बर्थडे हाँ भाई कल केमिस्ट्री क्लास नहीं है कल केमिस्ट्री क्लास नहीं है ठीक है कल छुट्टी है मेरी क्लास तो नहीं है अगर कोई आप लेना चाहे अच्छे से ठीक है अलग से कोई टीचर लेना चाहे तो बेटा ले सकता है अदरवाइज कल केमिस्ट्री वैसे ऑफिशियली ऑफ है ठीक है हाँ जी पार्सल नहीं बता दिया होगा बेटा ओके बायोलॉजी की है बायोलॉजी की क्लास क्या है बेटा कल बायोलॉजी क्लास है बायोलॉजी वाले ले रहे हैं तो ठीक है फिर तो केमिस्ट्री भी ले लेंगे फिर तो ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पार्सल लेंगे ना ओके 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 एक मिनट में पूछ के बताता हूँ एक मिनट में पूछ के बताता हूँ एक मिनट में पूछ के बताता हूँ ताकि ना कंफर्म हो जाएगा आपको कंप्लीट भी करना पड़ेगा पुराना रिवाइज भी करना पड़ेगा आगे का भी पढ़ना पड़ेगा सब कुछ करना पड़ेगा इस टाइम पर ये आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जिसमें नवंबर दिसंबर बहुत क्रूशियल है ये 2 महीने ऐसे होते हैं बेटा जिनमें मोस्टली स्टूडेंट्स इधर उधर भटक जाते हैं या तो उनका पढ़ाई से मन हट जाता है या फिर वो इतने ज्यादा फ्री कर लेते हैं अपने आप को कि मतलब इतना सारा बैकलॉग इकट्ठा कर लेते हैं कि वापस ट्रैक पे नहीं आ पाते और फिर जब आते हैं तो बहुत हो जाती है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं बेटा कि जो नवंबर है बढ़िया छुट्टियां आएगी इसमें ठीक है दिवाली आएगी फिर अभी दशहरा आएगा त्योहार वाला सीजन चलेगा तो इस त्योहार वाले सीजन में अपने आप को बनाए रखना बढ़िया से अच्छे से मेहनत करना क्योंकि देखो ये साल आगे भी आएगा लेकिन ये मौका फिर बार बार नहीं आएगा ओके ये त्योहार फिर आगे भी आएंगे आपके लेकिन ये जो मौका है ना ये मौका नहीं आएगा तो इस मौके को बढ़िया से दोनों हाथों से पकड़ लेना बढ़िया से अच्छे से मेहनत करो और फिर अपने मार्क्स को बूस्ट करो किसी के अगर 550 आ रहे हैं तो ज्यादा लेकर आए जिसके किसी के अगर 620 आ रहे हैं तो उसको कोशिश करनी चाहिए 650 और ऊपर ज्यादा मार्क्स कैसे लेकर आ सकता है तो ट्राई करें अच्छे से कोशिश करें ठीक है वरना फिर शादियां भी आएगी बहुत सारी शादियां आएगी तुम में से किसी एक की भी हो सकती है शादी पता नहीं तुम में से कौन कितने साल का है कोई आइडिया नहीं है कोई छोटा होगा तो नहीं होगा लेकिन बहुत सारे अटेम्प्ट लगाते हैं बेटा कुछ बच्चे ठीक है गर्ल्स क्या पता किसी की शादी आ जाए नो डाउट ठीक है ओके तो यहां पर आपको बढ़िया से कोशिश कर क्या पता आपके घर में किसी की शादी हो ठीक है तो आपके ये आने वाले 2-3 महीने बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं तो बढ़िया से अच्छे से अभी से ही ना चीजों को सही तरीके से लेकर के चलना है और बढ़िया से पढ़ाई करना है हाँ जी ओके अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए पढ़ाई पर ध्यान देते हैं हाँ तो बेटा पिछले लेक्चर के दौरान हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 3 के बारे में लेक्चर नंबर 3 में हमने ये पढ़ लिया था कि यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए कौन कौन से नियम जानने जरूरी है ओके तो आज उससे आगे की बात करेंगे आज उससे आगे की कहानी को हम देखेंगे तो यहां पर क्या क्या चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में जाननी थी तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें हम जान चुके हैं लेकिन क्या होता है ऑक्सीकरण केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण कैसे ज्ञात करते हैं उप सहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है इस पर हम बात कर रहे थे तो उप सहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे फिर यहां पर ये सिज्विक का नियम क्या होता है जो कि प्रभावित परमाणु संख्या को बताता है ये क्या बला है इसको भी हम समझेंगे तो आप बढ़िया से अच्छे से अपनी सारी बातों को समझना अच्छे सारी बातों को क्लियर करना बेटा ताकि आपको ये कोई भी प्रॉब्लम परेशान न करे ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ओके तो अब आगे की कहानी को समझते हैं और स्टार्ट करते हैं हाँ तो जितना हमने पढ़ लिया था वहां से आगे बढ़ते हैं तो पिछले लेक्चर के दौरान सबसे पहले मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं फ्रेश में फिर आज मैं आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दूंगा उनके आपको नेम लिखने होंगे ओके हाँ जी सबसे पहले कोई भी कंपाउंड होता है तो सबसे पहले उसके अंदर अगर हम बात करें जैसे कि मेरे पास कोई कंपाउंड ऐसा है बेटा सब रिवीजन चल रहा है अभी जैसे कि एक कंपाउंड ऐसा है और एक कंपाउंड ऐसा है मेरे पास ओके यहां पर यह है आपके पास प्रतिआयन यह है जटिल भाग यह है जटिल भाग यह है प्रतिआयन ओके और मान लो कोई कंपाउंड ऐसा है लिखना नहीं है आपको किसी को भी लिखना नहीं है किसी को भी ताकि एक बार बता करके ना ये सारी चीजें क्लियर कर देते हैं ये कंपाउंड है ओके तो यहां पर ये आगे वाला भी जटिल है पीछे वाला भी जटिल है ओके सबसे पहले कोई भी किसी भी तरह का उपसहसंयोजक यौगिक आपको दिख जाए तो जिस तरीके से हम साधारण लवण का नामकरण करते थे वैसे इनका नामकरण करेंगे पहले धनायन को लिखा जाएगा फिर ऋणायन को लिखा जाएगा ये पूरा का पूरा धनायनिक भाग ये पूरा का पूरा ऋणायनिक भाग ये धनायनिक भाग ये ऋणायनिक भाग ये धनायनिक भाग और ये ऋणायनिक भाग ओके तो इतनी सिंपल सी बात आ गई पहले धनायनिक पार्ट का नाम करेंगे फिर ऋणायन वाले पार्ट का नाम करेंगे दूसरी बात जब भी प्रतिआयन का नाम लिखा जाएगा उसकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाएगा जैसे कि यहाँ 4 पोटेशियम है तो टेट्रा पोटेशियम बोलने की जरूरत नहीं है टेट्रा पोटेशियम बोलने की जरूरत नहीं है ये धनायन अच्छा लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से सीएल है पीछे 3 सीएल है एक क्लोरीन पर -1 होता है क्लोराइड आयन है पीछे सीएल माइनस है क्लोराइड आयन है अब क्लोराइड पीछे है तो वो प्रति आयन है बेटा और प्रति आयनों की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है सिर्फ उसको क्लोराइड लिखेंगे ट्राई क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है तो प्रति आयनों की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है चाहे वो आगे लिखे हो या पीछे लिखे हो कतई फर्क नहीं पड़ता ये बात समझ में आ गई उनका अब जैसे कि देखो यहाँ पोटेशियम के लिए कोई एक्स्ट्रा नाम नहीं है बस आपको पोटेशियम का पोटेशियम लिखना है कुछ अलग नाम नहीं इस्तेमाल करना सीएल का मतलब क्लोरीन होता है वैसे तो लेकिन ये ऋणायन है ना सीएल माइनस तो क्लोराइड आयन है सीएल माइनस एक आयन है तो क्लोरीन सीएल माइनस को क्या बोलते हैं क्लोराइड आयन सल्फेट होता तो सल्फेट लिखते कार्बोनेट होता तो कार्बोनेट लिखते सिंपल ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड लिखते सिंपल नाइट्रेट होता सिंपल नाइट्रेट लिखते
कोई एक्स्ट्रा ओ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरी तरफ, जब भी आप जटिल भाग का नामकरण करते हैं तो उनमें सबसे पहले लिगेंड का नामकरण किया जाता है। इसमें लिगेंड कौन है? साइनाइड। इसमें लिगेंड कौन है? H2O। इसमें लिगेंड कौन है? अमोनिया भी है, क्लोरीन भी है और पीछे भी क्लोरीन है। तो लिगेंड का नामकरण तो करेंगे। अब लिगेंड एक से ज्यादा बार है तो उसके रिपीटेशन को दिखाने के लिए 2 बार है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ये बात भी मैंने बताई। अगर एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड है तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ अमोनिया भी है और क्लोरीन भी है लिगेंड के तौर पर। अमोनिया होता है तो उसको लिगेंड के तौर पर क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। और सीएल है तो उसे क्लोरो बोलते हैं, क्लोरो या क्लोरिडो बोलते हैं। तो पहले देख लो प्रथम अक्षर अंग्रेजी का किसका पहले आता है, उस हिसाब से नंबरिंग कर देंगे, उनको लिख देंगे। ठीक है, जब लिगेंड को लिख दिया फिर बारी आती है केंद्रीय परमाणु की। फिर बारी आती है केंद्रीय परमाणु की। अगर केंद्रीय परमाणु धनायनिक संकुल में है, केंद्रीय परमाणु धनायनिक संकुल में है या उदासीन संकुल में है, उदासीन संकुल में है तो उसका नाम वैसे का वैसा लिख देते हैं। पीटी का मतलब प्लेटिनम तो प्लेटिनम, एनआई का मतलब निकल तो निकल, कोष्टक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, नाम खत्म हो जाएगा। परंतु यदि केंद्रीय परमाणु ऋणायनिक संकुल में है, ऋणायनिक संकुल में है तो उसका नाम लिखते समय उसके लैटिन वर्ड के अंत में एट लगा देते हैं। एफी के लिए फेरेट लिखेंगे, यहां प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट लिखेंगे, क्रोमियम हुआ तो क्रोमेट लिखेंगे। ठीक है, ओके। और अगर उसकी जगह कोबाल्ट हुआ कोबाल्टेट लिखेंगे, निकल हुआ निकलेट लिखेंगे, कॉपर हुआ क्यूप्रेट लिखेंगे, जिंक है जिंकेट लिखेंगे। अगर बाई चांस एल्यूमिनियम भी दिख जाए तो एल्यूमिनेट लिखेंगे। एट लगाना है बस आपको लास्ट में। ठीक है, कैडमियम में कैडमेट लिख देंगे। ऐसे इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर बच्चों? तो ये सारी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है अच्छी तरीके से। तो इतना मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान बता दिया। अब बात आती है क्वेश्चन करने की। तो अब चलिए यहां पर मैं आपको कुछ कंपाउंड दिखा देता हूं और फिर एक साथ इनके नामकरण ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो क्वेश्चन लिख लो। निम्न यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखो। निम्न यौगिकों आईयूपीएसी नेम लिखो, नाम लिखो। चलो एक एक करके आपको हर एक कंपाउंड का नेम मैं लिखना सिखाऊंगा, फिर आपको भी करना। ठीक है, जैसे कि देखो ध्यान से, फर्स्ट कंपाउंड K4FeCN6। जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आई। और आज वाले लेक्चर से रिलेटेड में बहुत सारे क्वेश्चन डाले, उसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड देखने को मिलेंगे आपको। K4FeCN6। अब बेटा जरा देखो ध्यान से, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं जरूर बढ़िया से इत्मीनान से मेरी सारी बातें सुने। ये प्रतिआयन है, ये जटिल भाग है। प्रतिआयन में कौन है? 4 पोटेशियम। सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, फिर ऋणायनिक भाग का नाम लिखा जाएगा। पोटेशियम है, पोटेशियम है, पोटेके को पोटेशियम ही बोलते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते। हाँ या ना? इस पर क्या आवेश है उसके आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ता। पोटेशियम तो सिर्फ प्रतिआयन है तो पोटेशियम लिखो, टेट्रा पोटेशियम नहीं चलेगा, पोटेशियम लिख दिया। फिर प्रतिआयन और जब जटिल भाग का नाम लिखा जाएगा ना, हिंदी में थोड़ा स्पेस देते दोनों के बीच में। ओके, अब जटिल भाग का नाम लिखा जाए। जटिल भाग का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे उसमें लिगेंड कौन है, सीएन है। कितने? 6 तो 6 तो हेक्सा इस्तेमाल करो, स्पेस देकर के हेक्सा। फिर एक साथ पूरा एक लाइन के नीचे लिखेंगे हेक्सा साइनो। सीएन को क्या बोलते हैं? साइनो, हेक्सा साइनो, ये लिखा। फिर केंद्रीय परमाणु कौन है? एफी है। एफी को क्या बोलते हैं? फेरेट। क्यों बोलेंगे फेरेट? क्योंकि वो जटिल भाग में है। फेरेट कोष्टक में क्या आएगी? उसकी ऑक्सीकरण संख्या। कोष्टक में क्या आएगी? उसकी ऑक्सीकरण संख्या। अब जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, तो ऑक्सीकरण संख्या मैंने ज्ञात करने का तरीका आपको पहले भी बताया था। एक्स मान करके सोल्व कर लो। तो जब आप यहाँ पे 4 पोटेशियम है, 1 पोटेशियम पर होता है +1, इस पर आवेश ज्ञात नहीं है, एक्स मान लो। 6 साइनाइड है, 1 साइनाइड पर होता है -1, कुल आवेश कुछ नहीं है, 0 के बराबर कर दो। यहां से सोल्व करोगे एक्स बराबर आ जाएगा +2। तो यहां पर एफी पर आवेश कितना है? +2। तो यहां पर रोमन संख्या में क्या लिख दो? सेकंड लिख दो। क्या कर सकते हैं अपन? बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल तरीका है रसगुल्लो। ठीक है, जिसको डायरेक्ट आता है लिखने की जरूरत नहीं है, और जिसको नहीं आता है लिख लेना। ये पहला कंपाउंड बी। और अगर मान लो यही कंपाउंड ऐसा होता है CrH2O6Cl3। अब देखो आगे लिखा हुआ है जटिल भाग, पीछे लिखा हुआ है सरल भाग। तो ये वाला मेरे लिए धनायन हो गया और ये वाला मेरे लिए ऋणायन हो गया। तो सबसे पहले जो आगे लिखा हुआ है उसी का नामकरण करना पड़ेगा। आगे जटिल भाग है तो जटिल भाग में सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करूंगा। लिगेंड कौन है? H2O। कितने? 6 के लिए आ जाएगा डायरेक्ट हेक्सा। कौन है? H2O है। H2O को लिगेंड के तौर पे क्या बोलते हैं? एक्वा, हेक्सा एक्वा। केंद्रीय परमाणु कौन है? क्रोमियम। क्रोमियम क्या बेटा? धनायनिक भाग में आगे लिखा हुआ है धनायनिक भाग में। अगर केंद्रीय परमाणु धनायनिक भाग में हो या उदासीन वाले भाग में हो तो उसके नाम को वैसा का वैसा लिखते हैं। Cr का मतलब क्रोमियम, तो यहां पे डायरेक्ट आप क्रोमियम लिख दें, क्रोमियम लिख दें। अब आवेश की जब भी केंद्रीय परमाणु लिखा जाएगा साथ में उसका आवेश लिखा जाएगा। हाँ जी, जब आप इसको हल करके देखेंगे, देखो डायरेक्ट हल करने की दिमाग में एबिलिटी लाओ। H2O कैसा लिगेंड होता है? उदासीन। कैसा लिगेंड होता है? उदासीन। Cl कैसा होता है? -1 वाला। एक क्लोरीन पर होता है -1, 3 पर कितना हो जाएगा? -3। -3 में क्या जुड़े कि पूरा संकुल उदासीन हो जाए, क्योंकि है तो उदासीन ही ना, क्योंकि धनायन और ऋणायन ऑलरेडी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए आवेश बैलेंस है। -3 ऋणावेश है, तो सर मेरे को उदासीन करने के लिए +3 आवेश चाहिए, वो पूरा केंद्रीय परमाणु पर ही होगा। सोल्व करोगे थर्ड आ जाएगा। ये आ गया। अब लिगेंड का नाम लिख दिया, संख्या बता दी, केंद्रीय परमाणु का नाम लिख दिया, उसकी ऑक्सीकरण बता दिया। अब पीछे कौन है? सर 3 क्लोरीन। सर ट्राइक्लोराइड लिख दूं क्या? नहीं, प्रति आयन की संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। सर ट्राइक्लोरो लिखे क्या? अरे क्लोरो शब्द, क्लोरिडो शब्द तब इस्तेमाल करता जब Cl अंदर होता, लिगेंड होता। अभी नहीं है तो सिर्फ क्लोराइड लिख दे, सिर्फ क्लोराइड लिख दे। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे जैसे कि देखो एक और क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे अच्छे से, बढ़िया से इत्मीनान से इनको क्लियर कर लो दिमाग में, बढ़िया से बिठा लो इनको। हाँ जी, जैसे कि मान लो COF6 ये मेरे पास एक संकुल है। अब ये क्या बनाया सर आपने? इसका धनायन कहां है? ये तो ऋणायन है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन में इतना सही दे रखा है। तो अब पहली बात, यह कौन सा संकुल है? धनायनिक, ऋणायनिक। देखो इस ओवरऑल इस पूरे जटिल भाग पर -3 आवेश है, मतलब केंद्रीय परमाणु एक ऋणायनिक भाग में उपस्थित है। तो जटिल भाग है, जटिल भाग में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा फ्लोरीन। कितने? 6। तो हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट, क्योंकि ऋणायनिक संकुल में है इसलिए यहां पे आ जाएगा कोबाल्टेट। कोष्टक में आएगी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। एक फ्लोरीन पर -1 होता है, समझना मेरी बात, डायरेक्ट कर रहे हैं आप, सोल्व करके x मान के निकाल सकते हो भाई। इस पर आवेश मान लो x, 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन पर होता है -1, कुल आवेश -3 के बराबर कर दो, x बराबर आ जाएगा +3। लेकिन मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको बेटा, 6 फ्लोरीन है हमारे पास, एक फ्लोरीन पर आवेश होता है -1, तो 6 पर कितना हुआ? -6। अब -6 में कितना जोड़ूं कि -3 आ जाए? -6 में कितना जोड़े कि -3 आ जाए? सर +3 जोड़ दो, क्योंकि -6 + 3 कितना हो गया? -3। ठीक है, ओके। तो यहां पे +3 आवेश आ गया।
तो हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट थर्ड, ये हो गया। लेकिन बेटा ये एक आयन है, एक ऋणायन है, तो चाहो तो आप पीछे ऋणायन लिख सकते हो या सिंपल आयन लिख सकते हो। हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट थर्ड आयन, गॉट इट। समझ लेना अच्छे से, क्योंकि बार बार इतना आसान नहीं होगा बेटा बताना, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि एक बार मैं इनको बढ़िया से मैं क्लियर करवा दूं। कोई भी दिक्कत आपको यहां पर फील नहीं होनी चाहिए, एकदम सब बढ़िया, एकदम बढ़िया से बढ़िया। क्लियर हुआ? ओके। अब जिनके बारे में हम यहां पर नेमिंग वगैरह लिखना देखना सीखते हैं। अगला देखो, ये मैंने कोई कंपाउंड ले लिया। अब सबसे पहले इस कंपाउंड को देख करके कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ओके, कोई भी इधर उधर की कमेंट नहीं करेगा, बस बढ़िया से पढ़ने वाले कमेंट करना तो मजा आएगा। हाँ जी, यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पर, अरे ये क्रोमियम, क्रोमियम लिखूंगा ना बेटा, ये धनायनिक संकुल में, क्रोमेट क्यों लिखूंगा? तो 8 तब लगाते हैं जब केंद्रीय परमाणु पीछे वाले संकुल में हो, ऋणायनिक संकुल में हो। देख यहां पर ये पीछे वाला ऋणायनिक भाग है ना, ये आगे लिखा हुआ धनायनिक भाग है, ठीक है, पीछे वाले भाग में हो तो देखिए ऋणायनिक भाग है, ऋणायनिक भाग में 8 लगाते हैं तो कोबाल्टेट लिखा, ठीक। ओके, अब इस कंपाउंड के अंदर आते हैं। देखो ये वाला आगे वाला पार्ट है धनायनिक, ये है पीछे ऋणायनिक, तो यहां पे क्रोमियम को क्रोमियम लिखेंगे, 8 तब लगाते जब वो ऋणायनिक भाग में होता। समझ में आया? अब देखो इसका नामकरण करना है। सबसे पहले मुझे बताओ यहां पर क्रोमियम की समन्वय संख्या कितनी है? क्रोमियम की समन्वय संख्या कितनी है? संजना जी एक उदाहरण कराऊंगा, आ जाएगा। क्रोमियम की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है क्रोमियम का? यह क्रोमियम कितने उपसह संयोजक बंध बना रहा है इसमें, यह पूछना चाह रहा हूं मैं। यह कितने उपसह संयोजक बंध बनाएगा इसमें? सर समन्वय संख्या क्या होता है? केंद्रीय परमाणु और लिगेंड के बीच में बनने वाले कुल उपसह संयोजक बंध। इसमें 3 H2O है और 3 एमीन है। एक H2O एक बंध बनाता है, एकल तंतु लिगेंड होता है, उदासीन एकल तंतु लिगेंड, अमोनिया भी उदासीन होता है एकल तंतु। 3 सर ये बनाएंगे और 3 ये बनाएंगे, टोटल 6 बनेंगे, तो समन्वय संख्या होगी 6। पहली बात ये क्लियर करो। हाँ जी, अब क्रोमियम पर आवेश, क्रोमियम पर आवेश अगर हम देखें तो जरा बताओ कितना आवेश आएगा? सर H2O उदासीन होता है, उसकी वजह से कोई आवेश नहीं आएगा। अमोनिया उदासीन होता है, उसकी वजह से कोई आवेश नहीं आएगा। नाइट्रेट NO3 माइनस, एक नाइट्रेट पर होता है -1, 3 पर -3, -3 में क्या जोड़े कि उदासीन हो जाए, +3 जोड़ दो या x मान करके निकाल लो, x मान करके निकाल लो भाई। इस पूरे को देखो, धनायनिक भी ऋणायनिक भी पूरा उदासीन है, क्रोमियम का आवेश मान लिया x, 3 H2O है, कोई आवेश नहीं है, 3 अमोनिया है, कोई आवेश नहीं है, 3 नाइट्रेट है, एक नाइट्रेट होता है -1, कुल 0 के बराबर कर दो तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +3। ठीक है संजना जी? ओके, अब बस इसका नाम ही लिखना है। ये कैसे पता चला कि फ्लोरीन पर -1 होता है? नहीं लिखाया था कि लिगेंड के रूप में, F किसके रूप में होता है? फ्लोरिडो, पहला ही कंपाउंड ये लिखाया होगा हाइड्राइड के बाद, ठीक। ओके, हाँ, अब यहां पे इसका नाम लिखना है। सबसे पहले धनायनक का नाम, धनायन में जटिल भाग है तो सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे। 3 तो H2O है, 3 एमीन है। अब H2O को क्या बोलते हैं बेटा? एक्वा, और अमोनिया को क्या बोलते हैं? एमीन। अब आप बताओ कायदे से पहले कौन आएगा? ATQM, पहले M पहले आएगा, एमीन को सर पहले लिखो। हाँ, एमीन पहले आएगा, वेरी गुड बेटा। तो यहां पर थे तो यहां पे आ जाएगा ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, फिर ट्राई एक्वा, एक्वा खत्म। फिर क्रोमियम, क्रोमियम का क्रोमियम लिखेंगे क्योंकि धनायनिक संकुल में है क्रोमियम। फिर कोष्टक में ऑक्सीकरण कितना आया? 3, खत्म। फिर प्रतिआयन के रूप में कौन है? 3 नाइट्रेट, तो सिर्फ नाइट्रेट लिखेंगे, खत्म बात। अब तुम्हें अगर आयनों के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर मैं बार बार बताऊं तो क्या ही मतलब निकला? कितनी बार बता चुका हूं मैं आयनों के बारे में। वेरी गुड बेटा प्रेरणा जी। ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, थर्ड नाइट्रेट। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कोशिश करें हर एक कंपाउंड को बढ़िया से गहराई से समझने की। हाँ जी, वरना फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा बेटा, फिर आप परेशान रहो क्या ही मतलब है उससे। इस संकुल का नाम बताओ, एमीन क्यों? पिछले क्लास में नहीं आया था कि एमीन क्यों? इसका नाम बताओ। अब जरा देखो ध्यान से, अब अगर ABCD नहीं आती है तुम्हें जफीर खान, यहां देखो ध्यान से, ए पहले आएगा कि एम? ये देख, दोनों में ए ठीक है। अब अगला अक्षर देखना, यहां क्यों है? यहां एम पहले आएगा ना, ठीक है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, सुनो यहां पर सुनो, पहले ABCD सीख के आओ, ठीक है। ओके, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये धनायनिक भाग और ये ऋणायनिक भाग। धनायनिक भाग में पहले यहां पर क्या है? देखो कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखेंगे। अब ईएन का नाम क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन। मैंने एक पॉइंट आपको ये लिखाया था देवियों सज्जनों, यदि किसी लिगेंड के नाम में अंक आए, डाई ट्राई ऐसे कुछ अंक आए, तो फिर उसके रिपीटेशन को बताने के लिए अगर 2 बार है ईएन तो वहां पे डाई की जगह बिस लगाएंगे, 3 बार है ट्राई की जगह ट्रिस लगाएंगे, 4 बार है टेट्रा की जगह टेट्रा किस लगाएंगे। तो यहां पर ईएन कितनी बार है? अच्छा पहले इसकी समन्वय संख्या बताओ, कोबाल्ट की ईएन कितनी है? कोबाल्ट का साइन, कोबाल्ट की समन्वय संख्या कितनी बेटा? कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सर ईएन एक द्वितंतुक लिगेंड होता है, एक ईएन 2 बंध बनाएगा तो 3 है, 3 6 बंध बनाएंगे, समन्वय संख्या हो गई 6। आवेश निकालो, ईएन उदासीन होता है, गीतासीन होता है, एक क्लोरीन पे -1, 3 पे -3, उस चक्कर में से +3 आ जाएगा। ओके, अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिगेंड, लेकिन लिगेंड कौन है? ईएन, एथिलीन डाइएमीन। क्या लिगेंड के नाम में डाई शब्द आ रहा है बेटा? यस सर, लिगेंड के नाम में अंक आ रहा है और आपने लिखवाया था अगर किसी लिगेंड के नाम में अंक आता है तो ऐसे विवादास्पद स्थिति में हम कुछ अन्य पूर्वलग्न लगाते हैं विशेष, तो 3 के लिए हम ट्रिस लिखेंगे, ट्रिस। फिर कोष्टक में लिख दो एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन। अब लिगेंड का नाम खत्म, अब कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख दो। फिर कोष्टक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 और पीछे क्लोराइड। हाँ जी, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। एकदम सिंपल है, एकदम बढ़िया, एकदम मक्खन है, अच्छे से कर सकते हो। मैंने कहा था लिगेंड तो याद करने पड़ेंगे ना यार, अगर लिगेंड याद नहीं करोगे तो चैप्टर खराब है तुम्हारा। मैंने तुमसे कहा था लिगेंड बढ़िया से पढ़ लेना, अच्छे से लिख लेना इनको, यही तुम्हारे इस चैप्टर का सार है। कोई भी कंपाउंड आ जाए, कैसा भी कंपाउंड आ जाए, बस हमें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी तो हम आराम से कर लेंगे।
जैसे कि ये वाला संकुल, इसमें तुम्हें और चीजें क्लियर हो जाएगी। पोटेशियम प्रति आयन है, प्लेटिनम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, प्लेटिनम को छोड़कर के सारे लिगेंड है। पहली बात तो प्लेटिनम की सामान्य संख्या कितनी है, पीटी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी इसमें 4, क्योंकि चारों के चारों एकल तंतु लिगेंड है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, B4 ब्रोमो, C4 क्लोरो, I4 आयोडो, F4 फ्लोरो। अब एबीसीडी तो आती हुई तुम्हें, ठीक है। ये पोटेशियम को पोटेशियम लिख दूंगा, पोटेशियम। अब जब भी जटिल भाग का नामकरण करेंगे सबसे पहले लिगेंड देखेंगे, क्लोरो B4 ब्रोमो, C4 क्लोरो। तो ब्रोमो थोड़ा गैप देंगे, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, फिर प्लेटिनेट। प्लेटिनेट खुद सोचना प्लेटिनेट क्यों लिखा, आवेश देखो, एक पर -1, फिर -1, -1, -1, टोटल ऋणावेश -4। एक पोटेशियम पे होता है प्लस का 1, दो पर प्लस का 2, कुल ऋणावेश -4 है। उदासीन कब रहेगा, जब +4 धनावेश हो, +2 तो धनावेश मिल गया, एक पोटेशियम पे +1, दो पे +2, अभी भी 2 आवेश की कमी, इस पर आ जाएगा +2। मेरी बातों को ध्यान से सुना करो बेटा, इधर की बातों में लगोगे भूल गए, घर पे बैठे हो ना, इसलिए थोड़ा सा मस्ती ज्यादा करोगे। कोई बात पढ़ा रहा हूं, पढ़ते पढ़ते तो ध्यान लग गया, अब सोचोगे +2 कहां से आया, मुझे नहीं पता कहां से आया। इधर ध्यान रखोगे सब कुछ क्लियर होगा, ठीक। ओके, यहां पर है सेकंड, पोटेशियम, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, प्लेटिनेट सेकंड, ये इसका नाम हो जाएगा Fg। हर एक कंपाउंड को अच्छे से देखो, सब कुछ समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। देखो नहीं देखते हो इधर। अगला कंपाउंड है ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देख करके इसका नाम लिखो। सबसे पहले देखो ध्यान से NI, GLY क्या होता है, GLY कौन से लिगेंड को कहा जाता है, ग्लाइसिनेटो को कहा जाता है, ग्लाइसिनेटो को कहा जाता है GLY। तो निकल की सबसे पहले तो निकल की कोऑर्डिनेशन नंबर, निकल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है भाई, GLY के साथ एक द्वितंतुक लिगेंड होता है, एक GLY दो बंद बनाएगा, दो कितने बनाएंगे 4, तो इसकी सामान्य संख्या कितनी होगी भैया 4। पहली बात। अब निकल पर GLY ग्लाइसिनेटो मतलब ऋणावेश लिगेंड है, और GLY पर -1 आवेश होता है, तो 2 पे -2, तो उसको बैलेंस करने के लिए +2, बाहर की कोई आवेश की जरूरत नहीं पड़ी। उदासीन संकुल है, आगे पीछे कोई नहीं इसके, उदासीन संकुल है। तो यहां पर ये है ग्लाइसिनेटो, इसका नाम क्या है ग्लाइसिन, तो 2 है तो डाई लग जाएगा, नाम में कोई अंक आ नहीं रहा है, तो सिंपल सा यहां पर आ जाएगा बेटा डाई ग्लाइसिनेटो, डाई ग्लाइसिनेटो निकल सेकंड, ठीक है, डाई ग्लाइसिनेटो निकल सेकंड, ये बन जाएगा GH। ऐसे कोई भी कंपाउंड है आपको हैंड टू हैंड उस पर ध्यान रखना है कि क्या बोल रहे हैं सर। ओके, H2PtCl6। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, H2PtCl6, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे सर, 2 हाइड्रोजन है, सिंपल हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन। फिर हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट, हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट, देखो हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट, इतना तो लिखा। अब आवेश लिखेंगे तो आवेश निकल कर आएगा बेटा 4, H2PtCl6 हेक्सा हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट 4, ये हम इस कंपाउंड को देख करके लिखे। अब देवियों सज्जनों, यह नाम होना चाहिए था इस कंपाउंड का, परंतु ये गलत है। कहां है गलत है, आप बताओगे, वो भी गलत है, थोड़ा बहुत तो कुछ बच्चे बोलेंगे। तो देखो इसका सही नाम क्या होता है सर, शुरुआत में हमने पढ़ा था, ये एक लवण है। कौन सा, आणविक लवण। उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं, उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं, आणविक लवण। अरे लवण, लवण क्या होता है, जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बना हुआ हो, है ना। लवण क्या होता है, जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से मिलकर बना हुआ। तो देखो ध्यान से, यह एक लवण है, और लवण कब बनता है, जब आणविक लवण की परिभाषा क्या होती है, जब आणविक लवण कब बनता था, जब 2 या 2 से अधिक साधारण लवणों को निश्चित अनुपात में लेकर के हम संयोग करके बनाते थे, फिर क्रिस्टलीकरण करवाते थे, तो उनसे आणविक लवण बनता था। लवण में धनायन एक धातु होती है। यहां पे जरा देखो, बाहर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये कोई लवण नहीं है, ये हाइड्रोजन है H+, इसमें H+ है, H+ जिसमें होता है वो अम्ल होते हैं, ये एक अम्ल है H2PtCl6, यह एक अम्ल। बाहर यहां पोटेशियम हो सकता था चलता, सोडियम हो सकता था चलता, कैल्शियम हो सकता था, कुछ और धातु हो सकती चलता, हमें कोई एतराज नहीं है। यहां हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है H+, H+ जिसमें उपस्थित होता है वो अम्ल होते हैं, कोई लवण नहीं होते हैं। समझ में आया मेरी बात। तो इसका ऐसा नाम नहीं लिखेंगे हम, इसका सिंपल सा नाम लिखेंगे हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, प्लेटिनिक अम्ल, यह एक अम्ल होता है बेटा, इसका ये नेम ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं और लिखवा देता हूं। ये आगे बढ़ते हैं, अगला JHI। हाँ, अब कुछ 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, जिन पर थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बढ़िया से आप उनको समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। COOX, ये कंपाउंड है COOX होल थ्राइस 3-, सिंपल कंपाउंड है, कर लोगे आई होप, ठीक। IJ NiDMG वाला कंपाउंड है, JK N, इस वाले कंपाउंड पर आते हैं। अब इस वाले कंपाउंड पर आते हैं बेटा, हाँ जी, अब इस वाले कंपाउंड पर आते हैं। DMG क्या है, क्या है DMG, पता नहीं बेटा दीपिका क्या है DMG। निकल का आवेश +2 कैसे आया, कहां पे बेटा, अरे भाई GLY कैसा लिगेंड होता है, GLY लिगेंड तुम्हें पता नहीं, उठने यहां पे तुम नीट की तैयारी क्यों कर रहे हो यार, जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। तो ये होता है GLY, एक लिगेंड पर आवेश कितना होता है -1, तो 2 पर कितना आएगा -2, -2 को बैलेंस करने के लिए कितना आवेश चाहिए +2। अरे इंसर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है बेटा सर लिगेंड के किसके पीछे आयन, अरे जो आवेश, जैसे कि देख अगर सिंपल धनायन लिखा हुआ तो पीछे आयन लगा दे, ऋणायन लिखा हुआ तो पीछे ऋणायन लगा दे, बेटा क्या दिक्कत है, ठीक है उसके पीछे आयन लगाते हैं। नेम में आयन कब लगाते हैं राहुल, बेटा अगर कोई सिंपल आयन दे रखा हो तो उसके पीछे आयन लगा दो सिंपल सा, ठीक है। अरे नूर पहले सीधा कर लो यार, कहां पे बेटा कहां पे, अरे इसके नाम में बेटा वो आ रहा है क्या, इसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा ऐसे शब्द आ रहे हैं क्या, जिन लिगेंडों के नाम में डाई ट्राई टेट्रा शब्द आते हैं उनके लिए लगाते हैं बिस ट्रिस टेट्रा किस, कैसे वालों को यार। अब देखो ध्यान से यहां पे देख ध्यान से, कोबाल्ट क्या एक ऋणायनिक संकुल में, अब देख ले कौन था वो विश्वास, इस संकुल को देखो, इस पर ऋणावेश है, ये एक आयन है, आगे पीछे कुछ नहीं दे रखा, सिंपल ये दे रखा, ये एक आयन है, आयन है। अब देखो ध्यान से लिगेंड कौन है, ओएक्स, ओएक्स को क्या बोलते हैं ऑक्जेलेटो, क्या बोलते हैं ऑक्जेलेटो, आयुष गलत नाम है जरा, ऑक्जेलेटो, ठीक है ऑक्जेलेटो है, कितने तीन है, तो तीन के लिए क्या बोलूंगा ट्राई ऑक्जेलेटो, सिंपल सा ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, हाँ जी ट्राई ऑक्जेलेटो, ये हो गया। फिर कौन आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट का नाम क्या लिखेंगे कोबाल्टेट, क्यों लिखेंगे क्योंकि ऋणायनिक संकुल में है, हाँ जी। आवेश देखो आवेश, ठीक है हाँ जी सर मैंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा था, बहुत बढ़िया बेटा मित्र शाबाश, हाँ जी। अब एक ऑक्जेलेटो पर आवेश कितना होता है, मैंने कहा था ना उस दिन के ढंग से इनको पढ़ लेना, एक ऑक्जेलेटो लिगेंड पर आवेश होता है -2, कितने तीन, तो तीन पर आवेश कितना होगा -6 ओवरऑल, हाँ या ना, तो बेटा एक ऑक्जेलेटो पर -2 आवेश होता है तो तीन पर -6, -6 में क्या जोड़ूं कि -3 आ जाए, गुरुजी प्लस का 3 जोड़ दो सर, ये तो हमें भी आता है छोटी मोटी क्लास में है। अंजलि बेटा देख ध्यान से, यहां पर ऑक्जेलेटो लिगेंड में यार देखो आपने रूल पढ़ा होगा ना, रूल के हिसाब से बात करता हूं मैं, तो ऑक्जेलेटो यहां पर कोई इसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा ऐसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना, तो नहीं आएगा ना, क्लियर हो गया, ठीक है बच्चा। अब यहां देखो ध्यान से, अब देखो डीएमजी का पूरा नाम क्या होता है, डाई, पहले ही अक्षर में डाई आ गया, डाई ऑक्जेलेटो द्विदंतुक लिगेंड होती है ना, मेरे से क्यों पूछ रहा है, होती है वो तो मैंने पढ़ा है। डीएमजी, डीएमजी का नाम क्या होता है, डाई मेथिल ट्राई, डाई मेथिल, यार तुम्हारे चक्कर में उल्टा मेरे को कंफ्यूज कर दोगे, ऑक्जेलेटो, क्या बोलते हैं ऑक्जेलेटो, आयुष गलत नाम है जरा, ऑक्जेलेटो, ठीक है ऑक्जेलेटो है, कितने तीन है, तो तीन के लिए क्या बोलूंगा ट्राई ऑक्जेलेटो, सिंपल सा ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, हाँ जी ट्राई ऑक्जेलेटो, ये हो गया। फिर कौन आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट का नाम क्या लिखेंगे कोबाल्टेट, क्यों लिखेंगे क्योंकि ऋणायनिक संकुल में है, हाँ जी। आवेश देखो आवेश, ठीक है हाँ जी सर मैंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा था, बहुत बढ़िया बेटा मित्र शाबाश, हाँ जी। अब एक ऑक्जेलेटो पर आवेश कितना होता है, मैंने कहा था ना उस दिन के ढंग से इनको पढ़ लेना, एक ऑक्जेलेटो लिगेंड पर आवेश होता है -2, कितने तीन, तो तीन पर आवेश कितना होगा -6 ओवरऑल, हाँ या ना, तो बेटा एक ऑक्जेलेटो पर -2 आवेश होता है तो तीन पर -6, -6 में क्या जोड़ूं कि -3 आ जाए, गुरुजी प्लस का 3 जोड़ दो सर, ये तो हमें भी आता है छोटी मोटी क्लास में है। अंजलि बेटा देख ध्यान से, यहां पर ऑक्जेलेटो लिगेंड में यार देखो आपने रूल पढ़ा होगा ना, रूल के हिसाब से बात करता हूं मैं, तो ऑक्जेलेटो यहां पर कोई इसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा ऐसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना, तो नहीं आएगा ना, क्लियर हो गया, ठीक है बच्चा। अब यहां देखो ध्यान से, अब देखो डीएमजी का पूरा नाम क्या होता है, डाई, पहले ही अक्षर में डाई आ गया, डाई ऑक्जेलेटो द्विदंतुक लिगेंड होती है ना, मेरे से क्यों पूछ रहा है, होती है वो तो मैंने पढ़ा है। डीएमजी, डीएमजी का नाम क्या होता है, डाई मेथिल ट्राई, डाई मेथिल, यार तुम्हारे चक्कर में उल्टा मेरे को कंफ्यूज कर दोगे, हाँ जी डीएमजी डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, पायल जी बेटा यार एक तो सस्ते कोर्स के चक्कर में ना बहुत सारे बच्चे जो मिल जाते हैं, हाँ जी इधर देखो NIDMG होल ट्वाइस, डीएमजी का मतलब होता है डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो भाई, पढ़ते क्यों नहीं हो, जब तुम्हें यहाँ पे पढ़ाया जाता है तो उस टाइम पर तुम्हारा दिमाग कहा जाता है कि पता है ना कि मैं मंडे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा, ऐसे उठ के मत आया करो, और अगर ऐसे उठ के आते हो तो क्लास मत देखा करो, बाद में देख लिया करो जब तुम्हें पढ़ना आ जाए तब, ठीक है ओके। तो यहाँ पर डीएमजी का नाम क्या है, डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, तो मैंने एक रूल लिखवाया ना, जिस लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा वगैरह आ रहा है तो फिर उनकी रिपीटेशन को बताने के लिए हम अलग नेमिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये कितनी बार है, 2 बार है, अब 2 बार है तो इसके रिपीटेशन को दिखाने के लिए मैं 2 के लिए डाई का इस्तेमाल नहीं करूंगा, किसका इस्तेमाल करूंगा सर, 2 के लिए आप इसके लिए बिस का इस्तेमाल करोगे, बिस, डीएमजी डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, बिस डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, बिस डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये नाम लिख दिया मैंने इसका। अब आगे पीछे कोई नहीं, इसके नए स्तर कोई आवेश है तो ये एक उदासीन संकुल है। उदासीन क्या होता है, विदाउट एनी चार्ज, जिस पर कोई आवेश ना हो, इस पूरे संकुल पर कोई आवेश नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो ऋणावेश था उसने अंदर धनावेश को बैलेंस कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए एक डीएमजी लिगेंड पर कितना आवेश होता है, मैंने साफ साफ उसकी संरचना बताई थी ना कि डीएमजी की संरचना क्या थी, मैंने कहा था उस दिन की, पढ़ लो थोड़ा सा ढंग से। एक डीएमजी पर -1 होता है, कितने 2, तो 2 पर कितना होगा -2, तो इस पर आवेश कितना आ जाएगा +2, क्योंकि जुड़े तो साथ साथ ही है ना बेटा, उदासीन कब होंगे वो, ठीक है। निकल पर आवेश कितना है +2, तो यहाँ पे उदासीन संकुल है तो निकल का निकल लिख दो, बिस डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, चाहो उसको बेस कोष्टक में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिस पूरे इस लिगेंड के नाम क्या लगाया, ओके ऑक्सीमेटो, फिर निकल यहां पर आ जाएगा सेकंड, क्लियर हो गया, ऐसे इसका नाम लिखते हैं। अब इस वाले संकुल पर ध्यान से देखो, अब देखो पहली बात तो ये एक आयन है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है माथे पे सर -2 आवेश, जैसे कि हम लिखते हैं ना यहाँ पर, ये आयन है कि हाँ सल्फेट आयन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या केंद्रीय परमाणु एक ऋणायनिक संकुल में है क्योंकि इसके ऊपर ऋणावेश है, यस यस। अब यहां पर इस संकुल के अंदर लिगेंड कितने 4 है, चारों के चारों साइनाइड है, तो पहली बात तो यहां पर निकल की, अगर मैं बात करूं निकल की कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, मतलब इसमें 4 उपसंयोजक बंध बनाएगा, ठीक है। अब बात आती है नाम की, तो टेट्रा साइनो निकलेट, इतना तो हम कर सकते हैं, टेट्रा साइनो निकलेट, टेट्रा साइनो निकलेट। अब आवेश लिख दो और ये आयन है, पीछे आयन लगा दो। अब बेटा जरा देखो ध्यान से, फिर सुनो मेरी बात, फिर बोलता हूं, एक सीएन पर या तो एक्स मान के सोलू कर लो, सिखाया था मैंने आपको एक्स मान के सोलू करना, आवेश निकालना सिखाया था कि नहीं सिखाया था, सिखाया था, मैंने खुद ने सिखाया था।
एक सीएन पर आवेश क्या होता है, -1 होता है गुरुजी। कितने हैं टोटल, 4 है, तो अंदर ही अंदर मुझे कहीं ना कहीं -4 आवेश तो ऋण आवेश की वजह से प्रोड्यूस होगा। अब -4 में क्या जोड़ू कि ओवरऑल -2 आ जाए, तो इतना जोड़ बाकी गुणा भाग तो आता होगा ना कि -4 में क्या जोड़ू कि -2 आ जाए। सर +2 जोड़ दो, +2 में जब -4 जोड़ते हैं तो बेटा कितना आता है, -2 ही तो आता है, मतलब निकल पर आवेश कितना है, सेकंड है। रोमन संख्या में आवेश लिखेंगे यहाँ पर। अब अगला कंपाउंड, ये देखो NiCO होल 4, सिंपल यही कंपाउंड दे रखा है, निकल है, CO का मतलब CO लिगेंड है, कोबाल्ट नहीं है, इसका CV कैपिटल है, OB कैपिटल है। कोबाल्ट में C कैपिटल होता है, O स्मॉल होता है। CO लिगेंड को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। कार्बोनिल धातु, लिगेंड, 4 लिगेंड, तो यहां पर इसका नाम क्या आएगा, टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल निकल, क्योंकि ये एक उदासीन संकुल है। कैसे पता सर आपको उदासीन है, क्योंकि यार इसके आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं, ये एक बिल्कुल सिंपल सा कंपाउंड है। अच्छा सर निकल पर आवेश कितना होगा, निकल पर आवेश निकालने के लिए x मान लिया, उसका आवेश 4 CO है, एक CO पर आवेश 0 होता है, 0, तो x बराबर कितना आएगा, 0। हमें वैसे ही पता था CO तो एक उदासीन लिगेंड होता है, तो उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो उसकी वजह से केंद्रीय परमाणु पर भी कोई आवेश नहीं आएगा। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, बस ये इसका नाम है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, यही इसका नाम है, और कुछ नाम नहीं है बेटा इसका। कोष्टक में ये पीछे एक आयन है, हाँ जी, आवेश निकालोगे सेकंड आ जाएगा। यहां पे देखो Ca कैल्शियम है, कैल्शियम ऋण आयन आवेश संकुल में, गलत लिख दिया मैंने, कैल्शियम हटा लो, यहां पे आप लिख लो, ठीक है, इसको हटा लो, लेड की अशुद्धि Pb+2। जहां तक ये नीचे वाला बनाओ, जहां तक आप नीचे वाला बनाओ, मैं इसको सही करता हूं, है ना, कंपाउंड में मिस्टेक हो गई, ठीक है, मिस्टेक क्या हो गई, मैं उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। NI लगा दो और यहाँ पे, ठीक है, फिर -2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख देंगे, हाँ जी, ये बन जाएगा। ओके, अब इस कंपाउंड का नेम लिखें हम बेटा, इस कंपाउंड का नेम लिखें, ठीक है, अब मैंने वहां पे निकल कर दिया, तो कैल्शियम को ना फिर कैल्शिएट, ठीक है, कुछ अदर्स के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर निकल को लें तो निकल के लिए तो निकलेट हम डायरेक्ट लिख देंगे। ओके, मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कंपाउंड होता है कि नहीं होता है जिसमें कैल्शिएट लिखा जाए, ठीक है, तो इस वजह से मैंने वहां पे कैल्शियम हटा करके निकल लिख दिया। अब इस कंपाउंड को देखो जरा, EDTA, निकल पर आवेश, पहली बात तो यहां पर क्या होगा, निकल पर सबसे पहली बात है आवेश क्या होगा, उसकी समन्वय संख्या क्या होगी, वो सारी बातें हमें यहां पर समझनी है, बढ़िया से क्लियर करनी है एकदम। सबसे पहली बात, निकल दे रखा है EDTA। अब EDTA तो पंचतंतुक लिगेंड भी होता है और षडतंतुक लिगेंड भी होता है, पढ़ने वालों से बात कर रहा हूं, बाकी से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, EDTA क्या होता है, पंचतंतुक लिगेंड भी होता है, षडतंतुक लिगेंड भी होता है। और दूसरी बात बेटा मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो निकल होता है वो पंच संयोजी संकुल बनाता ही नहीं है, मतलब जिसमें 5 समन्वय संख्या वो बनाता ही नहीं है। निकल समन्वय संख्या 4, समन्वय संख्या 6 वाले संकुल बहुतया बनाता है, और वही अपने सिलेबस में समन्वय संख्या 4 के संकुल, समन्वय संख्या 6 के संकुल। तो सबसे पहली बात तो निकल की कोऑर्डिनेशन नंबर, निकल की CN कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी सर, निकल की कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 6, क्योंकि ये एक षडतंतुक लिगेंड है, या एक षडतंतुक लिगेंड है, मतलब एक ही लिगेंड 6 बंद बना लेगा आराम से, बड़े आराम से, ठीक है, क्लियर, ये बात हमने क्लियर कर ली। अब मैं निकल पर आवेश निकालने जाऊं तो कैसे निकालूं, सिंपल है, जिसका आवेश ज्ञात करना हो x मान लो, x प्लस EDTA, एक EDTA पर -4 ऋण आवेश होता है, पढ़ाया था, -4 ऋण आवेश होता है, कुल आवेश -2 के बराबर आ रहा है, तो जब 4 उधर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का यहां पर 2 हो जाएगा, प्लस का यहां पर 2 हो जाएगा। एक बार जरा गौर कर लेना, EDTA पर -4 आवेश होता है, -4 में क्या जोड़ू कि -2 आ जाए सर, प्लस का 2 जोड़ दो, तो यहां पर ये ऐसा इसका नाम हुआ। अब इसका नाम लिखना है मेरे को, एक ही लिगेंड का समन्वय संख्या 6 वाला बना आ जाए सर, प्लस का यहां पर 2 हो जाएगा। एक बार जरा गौर कर लेना, EDTA पर -4 आवेश होता है, -4 में क्या जोड़ू कि -2 आ जाए सर, प्लस का 2 जोड़ दो, तो यहां पर ये ऐसा इसका नाम हुआ। अब इसका नाम लिखना है मेरे को, एक ही लिगेंड का समन्वय संख्या 6 वाला संकुल बनाने के लिए, तो इसका नाम क्या बनेगा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो निकलेट सेकंड आयन। इसका नाम क्या बनेगा, EDTA का नाम लिखोगे बेटा पूरा, एथिलीन, एक ही लिगेंड है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो निकलेट सेकंड, पीछे आयन लिख सकते हो, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। हाँ जी, देख लो, एथिलीन सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा, पूरा का पूरा लिगेंड है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो, फिर निकलेट क्योंकि ऋणायनिक संकुल है, और फिर उसका आवेश लिख दिया। क्लियर है मामला। अब इस वाले संकुल के अंदर देखो ध्यान से, ये वाला संकुल Na2FeCN होल 5NO+, देखो ध्यान से, इस संकुल में बेटा जो ये NO है ये पॉजिटिव होता है, इस संकुल में NO पॉजिटिव होता है, ठीक है, ओके। अब यहां पर मैं इस कंपाउंड का नेम लिखूं तो क्या करूंगा, सबसे पहले सोडियम लिखूंगा, फिर इसमें देखूंगा यार ये तो साइनो है, और ये NO पॉजिटिव को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, NO पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम, साइनो में C आएगा, नाइट्रोसोनियम की स्पेलिंग में क्या आएगा, N आएगा, पहला अक्षर। तो अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो सबसे पहले सोडियम लिख दूं, यहां पर आएगा सोडियम, प्रति आयन का नाम लिख दिया, बिना संख्या का उल्लेख किए, फिर 5 CN है तो C पहले आएगा, और इसमें तो नाइट्रोसोनियम में तो N आएगा, तो पेंटासाइनो लिख दूं, सोडियम पेंटासाइनो, फिर आ जाएगा बेटा नाइट्रोसोनियम,
पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम। अब बात आएगी किसके, केंद्रीय परमाणु की। केंद्रीय परमाणु पीछे वाले भाग में है तो यहां पे फेरेट लिख दूं क्या, फेरेट लिख दिया। अब कोष्टक में आएगा इसका आवेश, तो बहुत सिंपल सा है, x मान करके निकाल लो, या इस पर आवेश आता है +2। देखो मैं x मान के बताता हूं आपको। 2 सोडियम है, एक सोडियम पर आवेश होता है +1, इसका आवेश ज्ञात करना है, x मान लो। 5 साइनाइड है, एक साइनाइड पे होता है -1, और ये NO नाइट्रोसोनियम होता है बेटा +1, टोटल कुछ नहीं, 0 के बराबर कर दिया। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, 2 + x प्लस ये -5 हो जाएगा, और ये +1 बराबर 0। ठीक है, ये 2 और 1 3, 3 को -5 से ले 3 -5 कितना हो जाएगा, -2, उधर जाएगा प्लस का 2, x बराबर आ जाएगा प्लस का 2, तो इस पर आवेश आएगा प्लस का 2। सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट सेकंड इसका नाम है, और इसको कहा जाता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सामान्य नाम, व्यापारिक नाम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो ये कुछ कंपाउंड है जो कि मैंने आपको करवाए। हाँ जी, अब मैं कुछ कंपाउंड से जो आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, इनको ट्राई करना बढ़िया से अच्छे से, और बहुत सारे कंपाउंड से जिनको मैं यहां पे लिखवा देता हूं। सिंपल से कंपाउंड है बेटा, बढ़िया से आप इनको देख सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, बढ़िया से आप इनको देख सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। बस आपको अपने बेसिक को नहीं छोड़ना है, आप अपने बेसिक पर टिके रहना। अच्छा, 1-2 कंपाउंड में और लिखा देता हूं, ठीक है, ये हो गया अपने पास। अगला ओपी, पहले मैं एक लिखा दूं, फिर उदाहरण लिखा दूंगा। ओपी, ओपी, देखो ध्यान से, कंपाउंड की शक्ल कैसी भी हो उससे डरने का नहीं है, बस बेसिक आपको पता है, कर लोगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन, मैंने एक कंपाउंड लिखा था यार, तो पहले ऐसे लिख लो, CR CO। ये मैंने एक समकुल लिया जिसमें आगे तो यहां पे 6 कार्बोनिल लिगेंड है और पीछे 6 CN लिगेंड है। चाहो तो यहां पे अमोनिया भी लिखा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ जी, ये मेरे पास एक संकुल है, इसमें बेटा धनायन भी जटिल है और ऋणायन भी जटिल है, तो कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, हम पहले धनायनिक संकुल का नाम करेंगे, फिर ऋणायनिक संकुल का नाम करेंगे, और फिर उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कोष्टक में लिख देंगे। यहां क्रोमियम को क्रोमियम लिखेंगे, यहां कोबाल्ट को कोबाल्टेट लिखेंगे, क्योंकि पीछे है, बस इतना सा काम करना है। तो देखो ध्यान से, क्रोमियम के साथ है 6 CO, CO को बोलते हैं कार्बोनिल, तो पहले लिखेंगे बेटा हेक्सा, क्योंकि 6 है, CO को बोलते हैं कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल, ये हमने लिख दिया। क्रोमियम धनायनिक संकुल में तो सिंपल सा क्रोमियम लिख दिया। कोष्टक में आएगी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था पता नहीं है। यहां पर अब पीछे वाले संकुल को देखो, इसका काम हो गया, अब इसका देखो, इसमें भी सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे, 6 है तो हेक्सा लिख दो, हेक्सा साइनो, फिर यहां पर आ जाएगा कोबाल्टेट, 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 आ गया, कोष्टक में इनका आवेश आ जाएगा। इतना टास्क कर दोगे, पहली बात तो ये बता दो सर, हमें बाकी आवेश तो नहीं निकालना है, लेकिन इतना हमने कर दिया, हमें इस कंपाउंड का आवेश नहीं निकालना है, लेकिन हम इतना तो लिख देंगे। क्लियर हो गया? इसी तरीके से पहले इसको अब इसका आंसर भी देख लेते पूरा, बोलो बेटा। ओके, अब यहां पे देखो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि सर आगे वाला धनायन है और पीछे वाला ऋणायन है, यस और नो। अब आप गौर करो बेटा, यहां पे गौर करना, अगर इसको अलग कर दूं मैं, इस वाले भाग को अलग कर दूं मैं, इधर क्रोमियम में 6 CO है। अब CO पे कोई आवेश होता है क्या? CO तो उदासीन होता है सर CO अगर उदासीन है तो इसके चक्कर में इस पे तो कोई आवेश ही नहीं आएगा, क्रोमियम 0 ऑक्सीकरण अवस्था में रहेगा। आप सब ये सोच रहे होंगे सर CO तो उदासीन है और CO उदासीन है तो इस लिगेंड की वजह से कोई आवेश नहीं आएगा। हां बालक, इस लिगेंड की वजह से कोई आवेश, सर CO अगर उदासीन है तो इसके चक्कर में इस पे तो कोई आवेश ही नहीं आएगा, क्रोमियम 0 ऑक्सीकरण अवस्था में रहेगा। आप सब ये सोच रहे होंगे सर CO तो उदासीन है और CO उदासीन है तो इस लिगेंड की वजह से कोई आवेश नहीं आएगा। हां बालक, इस लिगेंड की वजह से कोई आवेश नहीं है, लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं? धनावेशित आयन। धनावेशित आयन मतलब इस पर कुछ ना कुछ तो आवेश है, कुछ तो आवेश है दया, कुछ तो आवेश है। वो किसकी वजह से आया? देखो ध्यान से, यहां पर ये कोबाल्ट है, इसमें क्या है? CN लिगेंड, साइनाइड लिगेंड है। एक साइनाइड पे -1 होता है, 6 पर -6 होगा कि नहीं होगा? होगा। 6 पर -6 होगा कि नहीं होगा? होगा। यहां पर ये ऐसा लिगेंड मैंने आपको लिखवाया है जो पीछे वाला ऋणावेशित है। आपको क्वेश्चन में ऐसे लिगेंड देखने को मिलेंगे बेटा, आगे वाला भाग भी जटिल होगा, पीछे वाला भाग भी जटिल होगा। जनरली आगे वाले जो भाग में उदासीन लिगेंड मिलेगा और पीछे वाले भाग में तो 101% ऋणावेशित लिगेंड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ओवरऑल इस पर नेगेटिव चार्ज बन सके, क्योंकि ये ऋणायन पीछे आए और धनायन आगे आए। थोड़ी ऊपर वाली बात हो गई, लेकिन हमें हमारा मकसद ये है इस पर आवेश निकालना। ये केंद्रीय परमाणु, ये केंद्रीय परमाणु, ये उदासीन लिगेंड, ये ऋणावेशित लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड है, एक CN पर -1 होता है, 6 पे -6, तो करना कुछ नहीं है, इस -6 को दोनों केंद्रीय परमाणु पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, +3 इसको दे दो, +3 इसको दे दो, ऐसे इनका नामकरण किया जाता है। देखो ध्यान से, CN है, एक CN पर -1, 6 पर -6, यस, तो उसको दोनों केंद्रीय परमाणुओं पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, +3 इसको दे दो, +3 इसको दे दो। अब जरा देखो ध्यान से, ये +3 वाला धनायन है, क्रोमियम आयन, ये उदासीन, तो ओवरऑल इस पर धनावेश आएगा। और यहां पे +3 और -6, -3 बचेगा, +3 में -6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? -3। तो इस टोटल संकुल पर -3 आवेश है। क्रोमियम पर +3, CO पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन, +3 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा? 3। तो ओवरऑल इस पर आवेश कितना आएगा? +3, इस पर -3, +3, -3 आपस में बैलेंस हो रहा है। ये इस तरीके से समझ आया? अजी समझ आया? एक अगला कर लो। अभी आएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये क्या धनायनिक संकुल है? यस। क्या ये ऋणायनिक संकुल है? यस। इसका नाम डाइएमीन, डाइएमीन। सिल्वर, धनायनिक संकुल में तो सिल्वर को सिल्वर लिखेंगे, सिल्वर लिखेंगे, यहां पे इसका आवेश आ जाएगा। फिर पीछे डाइसाइनो, डाइसाइनो, फिर यहां पर एजी ऋणायनिक संकुल में है, ऋणायनिक संकुल में तो इसके लिए सिल्वर ने लिख करके इसके लेटिन शब्द के अंत में 8 लगाएंगे, लेटिन शब्द के अंत में 8 लगाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? इसके लेटिन वर्ड के अंत में हम क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। तो एजी को क्या बोलते हैं बेटा? अर्जेंटम। तो अर्जेंटम वर्ड के लेटिन वर्ड के अंत में क्या लगाएंगे? 8, तो अर्जेंटेट हो जाएगा। एजी को बोलते हैं अर्जेंटम, मैंने इसका लेटिन नेम लिखाया था अर्जेंटेट, यहां पे हम लिख देंगे, कोष्टक में इसका ऑक्सीकरण लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन को जरा देखो ध्यान से,
डाई एमीन सिल्वर, डाई साइनो सिल्वर ने लिख करके अर्जेंटेट लिखेंगे क्योंकि पीछे वाला ऋणावेशी संकुल आगे वाला धनावेशी संकुल था। धनावेशी संकुल में केंद्रीय परमाणु का नाम वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, ऋणायनिक संकुल में केंद्रीय परमाणु के लेटिन नाम के अंत में 8 लगाते हैं, तो हमने लिख दिया। ठीक है, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। अब आवेश देखो, ये उदासीन लिगेंड है लेकिन ये ऋणावेशी लिगेंड है। एक साइनाइड पर -1 होता है तो 2 पर कितना होगा -2, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, दोनों पर +1 दोनों को दे दो, तो यहां पर भी फर्स्ट आ जाएगा, यहां पर भी फर्स्ट आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या क्लियर कर पा रहे हो? क्लियर कर पा रहे हो? एकदम बढ़िया से। अगला देखो उदाहरण PQR, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड। अब देखो आगे वाले संकुल में भी 2 क्लोरीन लिगेंड है, पीछे वाले संकुल में तो है ही सही। अब यहां पे भी बात हमें समझनी पड़ेगी अच्छे से। देखो हाँ जी, केंद्रीय परमाणु पर आवेश इस तरीके से दिया जाए कि यार आगे वाला धनायन बन सके, पीछे वाला ऋणायन बन सके, बस इस बात का ध्यान रखा जाता है और कुछ नहीं रखा जाता। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? केंद्रीय परमाणुओं पर जैसे कि ये संकुल इस रूप में पाया जाता है, इस रूप में पाया जाता है। जब भी हम आवेश देते हैं ना, ये इस तरीके से दिए जाते हैं कि आगे वाला धनायन बना रहे, पीछे वाला ऋणायन बना रहे, और कुछ नहीं करना हमको। अब पहली बात तो इसका आवेश की तो बात की बात है, पहले हम नाम लिखते हैं। एमीन है और क्लोरो है, ए पहले आ जाएगा तो डाई एमीन, डाई एमीन, डाई क्लोरो, ये हमने लिख दिया। आगे वाले संकुल के लिए प्लेटिनम, पीछे वाले प्लेटिनेट लिखेंगे, प्लेटिनम, फिर कोष्टक में इसका ऑक्सीकरण अंक पीछे। अब यहाँ पे क्या है? टेट्रा, टेट्रा क्लोरो, फिर प्लेटिनम, सॉरी प्लेटिनेट लिखेंगे, कोष्टक में इसका ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे। ये बात तो क्लियर कर ली बेटा। डाई एमीन, डाई क्लोरो, प्लेटिनम, कोष्टक में ऑक्सीकरण अवस्था, फिर टेट्रा क्लोरो, प्लेटिनेट, कोष्टक में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। इतनी बात क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो यार, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो यार, हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है बेटा। आज आंखों में बहुत दर्द हो रहा है तो बेटा मत बताना, आराम कर। ठीक है, अगर आपकी आंखों में दर्द हो रहा है तो यहाँ कमेंट करेगा, उससे क्या होगा? मत करना कमेंट, आराम कर, रेस्ट कर उसकी वजह। हाँ ओके, बताएगा बार बार कमेंट देखेगा तो फिर और दर्द होगा। ठीक है, मत देख, मत कर कमेंट। डाई एमीन, डाई क्लोरो, प्लेटिनम और ये पीछे वाला संकुल। तो बेटा जरा देखो ध्यान से, बड़े ही नाजुक तरीके से देखना। सुनो, ये पीछे वाला ऋणायनिक संकुल है, यस। आगे वाला धनायनिक संकुल है, यस। इस संकुल में 2 तो अमोनिया है, उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ना आवेश में। इसमें 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर -1 तो 2 क्लोरीन पर -2, यस और नो? ओके। अब इस क्लोरीन पर, इस वाले संकुल में भी क्लोरीन टोटल 4, एक क्लोरीन पर -1 तो 4 पर -4 कुल ऋणावेश आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, 4 क्लोरीन है ना, तो 4 क्लोरीन -4 आवेश आ गया, ऐसे -1 -1 -1 -4 ऐसे आ गया। तो हमने क्या किया था कि यार पीछे वाले संकुल में जो लिगेंड है उस लिगेंड के आवेश को बराबर दोनों केंद्रीय परमाणुओं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, +2 इसको दे दो, +2 इसको दे दो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये कर दो? समझ में आया इतना टास्क कि यार पीछे वाले संकुल का ये जो -4 आवेश है ना, ये टोटल -4 आवेश, इसको दोनों केंद्रीय परमाणुओं पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कर दिया। अब जरा देखो ध्यान से, अब जरा देखो ध्यान से, इस आगे वाले संकुल में 2 क्लोरीन है, आगे वाले संकुल के दोनों क्लोरीनों का आवेश पहले वाले पे ही डाल दो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ऐसे 1-2 उदाहरण, ऐसे 1-2 उदाहरण और कुछ नहीं है। इस पे -2 है, वो इसको डाल दो ताकि आगे वाला धनावेशी बन सके, पीछे वाला उदासीन बन सके। क्रोमियम, प्लेटिनम बेटा +3 अवस्था नहीं दर्शाता, +2 दर्शाता है, +4 दर्शाता है, इन्हीं 2 में पाया जाता है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटिनम +2 में है, यहाँ +4 में है, +2 फिर इसकी वजह से 2 +2 होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मानता हूं मैं, आपके दर्द को समझ सकता हूं बेटा। ठीक है, आपके दर्द को जो आपको फील हुआ है उसको मैं फील कर सकता हूं, लेकिन ये कंपाउंड है। प्लेटिनम +2 और +4 में पाया जाता है। ओके, अगर मैं सीएल को दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, +3 का कोई मतलब ही नहीं, तो ऐसा कंपाउंड बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा क्यों? और लिख रहा हूं मतलब बन रहा है मतलब ऐसा होता है। ठीक, ओके। तो यहाँ पर आगे वाले प्लेटिनम पर आवेश आता है +4 और पीछे वाले पर आता है सेकंड। ठीक है, तो ये इसका नाम है डाई एमीन, डाई क्लोरो, प्लेटिनम 4 हेक्सा टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट सेकंड। तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए एज अ होमवर्क, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। एक बार मैं यहाँ तक सब रिवाइज करवा देता हूँ। देखो बहुत ही सिंपल कंपाउंड था, जिसको आवेश ज्ञात करना नहीं आता इसका मतलब ये उसने लिगेंड घर जाके खोल के देखा ही नहीं। मैंने जब बोला था कि लिगेंड वाली टेबल को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिख के बढ़िया से याद कर लेना, ये याद करने वाला मटेरियल है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। लिगेंड तो याद करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे पेपर में नहीं चमकेगा आपको कुछ भी। इसलिए बोल रहा हूं बेटा, लिगेंड तो याद करने ही करने हैं, उनका कोई अल्टरनेट नहीं है। ओके, हमें लिगेंड के बारे में पता है तो हमें उनके आवेश के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि लिगेंड पर आवेश से आप केंद्रीय परमाणु के आवेश को ज्ञात कर सकते हो। प्रतिआयन है, उसकी संख्या का उल्लेख नहीं किया, पोटेशियम लिखा, फिर हेक्सा साइनो फेरेट लिखा। फेरेट को लिखा क्योंकि आयरन पीछे था, फिर कोष्टक में इसका ऑक्सीकरण लिख दिया। यहां देखो ध्यान से, क्रोमियम में 6H2 क्लोरीन है, क्लोरीन प्रतिआयन है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड, फिर यहां पर क्लोराइड लिख दिया सिंपल। ये एक ऋणायन है, 6 फ्लोरीन है, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट क्योंकि ऋणावेशी संकुल में है, फिर यहां पर लिख दिया। अब केंद्रीय परमाणु क्रोमियम में जो कि धनायनिक भाग में, तो क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखेंगे। गॉट इट? ओके, तो फिर हमने इसको देखा, 2 तरह के लिगेंड है, एक्वा और अमोनिया, एक्वा और एमीन। तो ए पहला अक्षर सेम है, फिर उसमें क्यू आता है, इसमें एम आता है, तो एम पहले आ जाएगा, तो मतलब एमीन लिख देंगे उसको। ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट। इस वाले संकुल में द्विदंतुक लिगेंड है, ईएन एथिलीन डाई एमीन इसको बोलते हैं। तो और भी 3 बार है, नाम में क्या आ रहा है? डाई आ रहा है, तो फिर उसके रिपीटेशन को बताने के लिए मैं डाई ट्राई शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। 3 है तो ट्रिस लिखूंगा, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट इसलिए लिखा क्योंकि धनावेशी संकुल में। ठीक है, फिर ऐसे ही क्वेश्चन किया, जीएलवाई को बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो कहीं पर डाई ट्राई शब्द इस्तेमाल हुआ इसके नेम में नहीं ना, तो फिर 2 बार है तो डाई लिख दो, डाई ग्लाइसिनेटो निकल सेकंड। फिर यहां पर H2PtCl6, H2PtCl6 कैसा संकुल है? उसका नाम ये एक अम्ल, पहली बात तो ये कोई आणविक लवण है ही नहीं बेटा। आणविक लवण में ना जो बाहर आयन होता है वो एक धातु होती है, H+ आयन जिसमें उपस्थित है वो अम्ल है, और हम लवण और अम्ल हम जानते हैं, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है। ठीक है, तो ये एक अम्ल है, ये दिखाया ये दिखाया ये और ये इन कंपाउंड्स को ढंग से बढ़िया से अच्छे से देख लेना। इसको देखो,
आगे वाला लिगेंड उदासीन है, पीछे वाला ऋणावेशित है, तो इसका पूरा का पूरा ऋणावेश दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कर दो। सेम वैसे यहां पे कर दिया। अब यहां पर आगे वाले में भी ऋणावेशित लिगेंड है, पीछे वाले में भी, पीछे वाले का ऋणावेश दोनों पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर आगे वाले का पूरा इसको दे दो, दैट्स इट, खत्म बात। ये है इन कंपाउंड्स के बारे में कुछ बातें जो आपको देखनी है, बढ़िया से जाननी है, परखनी है। आपके लिए बहुत सारे होमवर्क के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको दिए हुए हैं। सेतु लिगेंड युक्त यौगिकों का नामकरण। सेतु लिगेंड युक्त यौगिकों का नामकरण। सेतु लिगेंड युक्त यौगिकों का नामकरण। अब सेतु लिगेंड क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन ये। सेतु लिगेंड, पहले इसको लिख लो, ठीक है, ऐसा कोई खास वर्ड नहीं है। सेतु लिगेंड ऐसे लिगेंड जो दो केंद्रीय परमाणुओं को जोड़ने का कार्य करते हो, जो दो केंद्रीय परमाणुओं से अटैच हो, ठीक है, ओके। इसमें काम की बात क्या है, सेतु लिगेंड को दर्शाने के लिए म्यू पूर्व लग्न का इस्तेमाल किया जाता है। सेतु लिगेंड को दर्शाने के लिए म्यू, सिंपल क्या बेटा ये, म्यू पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाता है। यार देखो, सेतु लिगेंड ऐसा लिगेंड बेटा जो दोनों तरफ केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ, बीच में लगा हुआ कोई लिगेंड सेतु लिगेंड होता है। ओके, कोई भी लिगेंड हो सकता है, OH हो सकता है, NO2 हो सकता है, कोई भी लिगेंड हो सकता है सेतु लिगेंड। बस हम सेतु लिगेंड का नाम लिखेंगे तो उससे पहले म्यू लगाना पड़ेगा, ये बात है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ। जैसे कि देखो उदाहरण देके मैं बताता हूं, पहले इतना नोट कर लो, आप इतना नोट कर ले बेटा आप, और प्लीज घर से जरूर पढ़ के आए बेटा, वरना ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इनके। 4 नंबर मुफ्त के हैं, वो 4 नंबर मुफ्त के लाने के लिए ना आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा ब्रदर, 4 नंबर के लिए, ठीक है, ओके। उदाहरण देखो, इसको यार इधर गलत लिख दिया मैंने, सॉरी बेटा। हाँ जी, ये मेरे पास एक संकुल है, ऐसा संकुल आपको पेपर में दिया रखा होगा, ये तुम्हारे इतने नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन दे रखा है तो बताना जरूरी है। हाँ जी, ठीक है, तुम्हारे सिंपल सा नामकरण आता है, हाँ, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है बेटा ये भी। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन ये करेंगे अपन, एक क्वेश्चन और कर देंगे जिसमें काम खत्म, ठीक है। केंद्रीय परमाणु अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं सेम ही, यहाँ पे क्रोमियम कोबाल्ट अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। ये दो कंपाउंड है, अब इन दोनों कंपाउंड्स के मैं नेम लिखूंगा, आप एक एक करके सारी चीजों को समझना। बेटा जरा देखो ध्यान से, हमें नाम लिखना है, आवेश लिखना है, और सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। इधर से इधर जाते जाओ, बाएं से दाएं जाते जाओ, नाम ऑटोमेटिक बनता जाएगा। ये आपके सेतु लिगेंड, इनको बोला जाता है सेतु लिगेंड। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, सेतु लिगेंड, ये क्लियर हो गया। अब सेतु लिगेंड है तो बेटा इनके नेम कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। बाएं से जैसे जैसे हम इधर जो चीजें आती जा रही है उनको रिप्रेजेंट करते जाएंगे, और क्या करेंगे कि इधर आया केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट, कोबाल्ट से जुड़े हुए 4 लिगेंड एक्वा, तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट लिख देंगे। भाई सबसे पहले केंद्रीय परमाणु से लिगेंड लिखे जाते हैं ना, तो मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या कोबाल्टेट लिखेंगे, नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा धनायन है, क्योंकि पीछे लिखा हुआ है प्रतिआयन, तो ये धनायनिक संकुल में कोबाल्ट ही लिखेंगे। कोष्टक में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पता, सोल्व कर लेंगे अभी। टेट्रा एक्वा कोबाल्ट ऑक्सीकरण अवस्था। अब क्या आया, सेतु लिगेंड, 2 OH है, OH मतलब हाइड्रोक्सी, OH मतलब हाइड्रोक्सी लिगेंड, हाँ ना, इसको सिंपल हाइड्रोक्सी लिगेंड, OH को हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सो ये लिगेंड है। म्यू लगाना पड़ेगा, क्या 2 बार है तो यहां पे क्या मेरे को डाई लिखना पड़ेगा, डाई म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है, कुछ बुक्स में हाइड्रोक्सी भी दे रखा होता है इसलिए मैंने हाइड्रोक्सी बोला, म्यू हाइड्रोक्सो लिगेंड है ना इसलिए हाइड्रोक्सो लिखा, डाई म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो ये 2 बार है, डाई म्यू हाइड्रोक्सो। फिर आगे चलो, फिर ये कोबाल्ट है, फिर 4 लिगेंड है, फिर देश देते जाए, गेप देता जाए, फिर यहां पर आ जाएगा टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, फिर कोष्टक में ऑक्सीजन, पीछे आ जाएगा सल्फेट। अब देखो ध्यान से, आवेश ही तो लिखना है, बाकी नामकरण तो कर दिया हमने। अरे डरना मत बेटा, बहुत सिंपल है, इन कंपाउंड के नेम से मत डरना प्लीज, बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है, ओके। टेट्रा एक्वा कोबाल्ट म्यू हाइड्रोक्सो 2 बार हो जाएगा तो डाई म्यू हाइड्रोक्सो, फिर टेट्रा एक्वा कोबाल्ट सल्फेट। अब आवेश को निकालना है, आवेश निकाल लो, बहुत सिंपल है। देखो एक्स मान के सोल्व कर लो, या तो फिर मैं डायरेक्ट बताता हूं वो कर लो, एक्स मान के सोल्व कर लो। चलो एक्स मान करके सोल्व कर ले पहले वाले के लिए रफली, ठीक है। यहां पे देखो ध्यान से, इस कोबाल्ट पर आवेश एक्स मान लो, एक्स ही तो कोबाल्ट पर आवेश क्या मान लो, एक्स, यहां पर भी। देखो सबसे पहले मेरे को मिले 4 लिए, 4 H2 पर आवेश कितना होता है 0, फिर कौन मिला कोबाल्ट पर आवेश x मान लिया, फिर आगे चला OH मिला, एक OH पे -1 2 पे -2 हो गया, फिर कोबाल्ट मिला, उस पर आवेश x मान लिया, 4 H2 लिगेंड मिले, 4 H2 पर 0 आवेश होता है, ठीक है। हाँ जी, सल्फेट कितने, 2 है सल्फेट, एक सल्फेट पर आवेश कितना होता है -2 होता है, -2 बराबर 0 कर दो, यहां से सोल्व करोगे x का मान आएगा +3, x बराबर +3, दोनों कोबाल्ट पर आवेश +3 है बेटा, सही है ना, एक बार चेक कर लें दो, ठीक है, -2 -4, ठीक है, 2x बराबर हो जाएगा -6, x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। इस कोबाल्ट पे +3 आवेश है, इस पे +3 आवेश है, तो दोनों कोबाल्ट पर +3 आवेश आ गया, तो यहां पर आ गया थर्ड, यहां पर भी आ गया थर्ड। नाम बहुत सिंपल है, डरने का नहीं, बहुत सिंपल है। इस कंपाउंड का एक और तरीके से नामकरण कर सकते हो, एक और तरीके से देखो, चाहो तो आप इनको आगे लिख सकते हो,
किनको? सेतु लिगेंड को चाहो तो आप आगे लिख सकते हो, आगे लिख सकते हो। सर एक और तरीका हो सकता है क्या? देखो चाहो तो आप इनको आगे लिख सकते हो, कैसे? डाई म्यू हाइड्रोक्सो, ये वाला आप घर से खुद करना, हाइड्रोक्सो डाई म्यू हाइड्रोक्सो, बाकी भी पूरा नाम। अब देखो ध्यान से, 2 कोबाल्ट है, 4H2 ये रहे, 4H2 टोटल 8 हो गए। डाई म्यू हाइड्रोक्सो 4H2 इधर, 4H2 8H2 हो गए और 2 कोबाल्ट हो गए, तो डाई म्यू हाइड्रोक्सो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऑक्टा एक्वा डाई कोबाल्ट, ऑक्टा एक्वा डाई कोबाल्ट, फिर कोष्टक में इनका आवेश थर्ड, ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें यहां पे भी कोबाल्ट था, वहां पे भी कोबाल्ट था। अगर नहीं होता तो नहीं लिखते, अगर यहां कोबाल्ट है, यहां क्रोमियम है, तो अलग अलग लिखेंगे। लेकिन इसमें ये 4H2 ये 4H2 4H2 लिगेंड और दोनों के दोनों। अब मान लो यहां पे केंद्रीय परमाणु लगे लेकिन लिगेंड सेम है, तब भी अलग अलग लिखेंगे। मान लो बेटा यहां पर OH है, यहां पर OH माइनस है, ठीक है, उसको हमने आगे लिख दिया डाई म्यू हाइड्रोक्सो। म्यू लगते ही समझ में आ गया कि हाइड्रोक्साइड लिगेंड सेतु लिगेंड का कार्य कर रहा है। ऑक्टा एक्वा डाई कोबाल्ट, अब इस नाम से ये पता चल रहा है कि 8H2 लिगेंड है और 2 कोबाल्ट है, दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक कोबाल्ट के साथ 4, दूसरे कोबाल्ट के साथ 4, बीच में 2 सेतु लिगेंड। इतना क्लियर हो गया। पीछे आ जाएगा सल्फेट, ये ऐसे कर दो। बाकी इसके बाकी का ये बाकी आपको बी वाला आपको खुद करना है, अगली क्लास में खुद करवा दूंगा। हाँ जी, अब प्लीज ये बता दो, ये समझ में आया? म्यू क्यों लिखा? अरे यार नशे में रहता है क्या यार? म्यू सेतु लिगेंड को दर्शाने के लिए म्यू लिखा जाता है। अब सेतु लिगेंड कौन है? OH है ना, तो OH का नाम लिखूंगा तो उसके आगे म्यू लिखूंगा, ठीक है? तो म्यू, हाँ या ना? कल छुट्टी अभी देख लेंगे, पार्ट उनकी SP3 क्लास आई ना, उससे पहले देख लेंगे। NH3 उदासीन है तो बेटा NH3 उदासीन है तो उसके वजह से कोई आवेश नहीं आता ना। बी वाले में 3 क्लोरीन, बी वाले में 3 क्लोरीन तो ट्राइक्लोराइड लिखते हैं। अरे 3 ट्राइक्लोराइड क्यों लिखूंगा? डाई एमीन या ट्राई एमीन, कहां पे बेटा? इसमें एमीन क्यों लगाएंगे? यहां डाई एमीन आएगा, ठीक है? NM में NM N N N N N में डाइएमीन का एथिलीन डाइएमीन, और सॉरी एथिलीन डाइएमीन, बेटा यहाँ डाइएमीन कर लेना यार, देखो एथिलीन डाइएमीन, N वाले में डाइएमीन कर लेना, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया यार, ठीक है? इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे डाई कर लेना, ठीक है? ओके ठीक है। NH2 के लिए एमिडो लिखेंगे जय गुप्ता, ठीक? ओके, बाकी आप ट्राई करो, घर से बढ़िया से प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दिए, अच्छे से इनको ट्राई करना, बढ़िया से क्लियर करना, और प्लीज पढ़ के आया करो, ऐसे उठ के बताया करो, ऐसे पढ़ोगे तो बेटा काम नहीं चलेगा और सिलेबस पर तुम्हारा स्लो होगा, ठीक? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।